जय हिंद साथियों। तो एसएससी एमटीएस की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है उन सभी शिफ्ट के आधार पर एक ऐसा सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है जिस पेपर को अगर आप देख लेंगे तो मेरा मानना है कि आपको अपनी शिफ्ट में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा सैंपल पेपर अगर आप देखकर अपनी शिफ्ट को देखने चले जाते हैं, अपनी शिफ्ट को क्रैक करने चले जाते हैं तो बहुत आराम से आपकी शिफ्ट साथियों क्रैक हो सकती है। तो इस पूरे मॉडल पेपर में सब कुछ है साथियों, चाहे वो जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, यानी कि पूरा पेपर देखेंगे जैसा आपका आने वाली शिफ्ट साथियों आ सकती है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। देखिए कुंभ मेले की अगर बात करें ना तो ये साथियों 4 शहरों में लगता है। कहां कहां पर लगता है ये मैं आपको साथियों सारी जानकारी देता हूं। देखिए एक तो हरिद्वार में लगता है। कहां पर लगता है साथियों? हरिद्वार में लगता है। उसके अलावा प्रयागराज में लगता है। क्या हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है, उसके अलावा उज्जैन में लगता है। क्या उज्जैन में लगता है साथियों, और उसके अलावा नासिक में लगता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या उज्जैन में लगता है, मैं कहूंगा बिल्कुल उज्जैन में लगता है। और उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? मैं कहूंगा उज्जैन में लगता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। जल्लीकट्टू की अगर बात करते हैं साथियों, जल्लीकट्टू ये क्या है? ये कहां पर किया जाता है साथियों? ये तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है ना, ये तमिलनाडु का है। लेकिन अगर बात करें क्या ये एक टैग खेल है? मैं कहूंगा नहीं साथियों, ये साइंड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राजस्थान का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो देखिए मैं आपको कई बार ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूं, घूमर यानी कि घूमना, और राजस्थान में साथियों घूमा जाता है। बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। घूमर लोक नृत्य कहां का है? राजस्थान का है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, मुझे बताइए। तो गिद्दा की अगर बात करते हैं साथियों ये पंजाब का। ये कहां का है? ये पंजाब का है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। कजरी की अगर बात करें साथियों ये लोकगीत है। कहां का लोकगीत है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोनल मानसिंह का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए सोनल मानसिंह आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो काली घाट पेंटिंग के लिए कोलकाता जाना जाता है। क्या जाना जाता है काली घाट पेंटिंग के लिए? मैं कहूंगा कोलकाता जाना जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जो लखनऊ की कढ़ाई है ना, ये फुलकारी के लिए जानी जाती है। मैं कहूंगा नहीं, कंथा के लिए, कुथा कथा के लिए साथियों, चिकनकारी के लिए। यानी कि चिकनकारी वाली कढ़ाई कहां की फेमस है? तो मैं कहूंगा लखनऊ के फेमस है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हिंद स्वराज नामक पुस्तक साथियों किसने की लिखी? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ ही साथियों वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए सिस्टमा नेचुरी बहुत पूछी जाती है। तो सिस्टमा नेचुरी की अगर बात करें साथियों, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी सिस्टमा नेचुरी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये तो साथियों 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। तो ये तो साथियों 3 मार्च को, कब आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 3 मार्च को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं, यानी कि कितनी श्रेणियों में साथियों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में साथियों, और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कितनी हो गई साथियों? 6 हो गई। मैं कहूंगा 6 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मैं कह सकता हूं मैन बुकर पुरस्कार ही ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, मुझे बताइए। यानी कि घास का मैदान साथियों कौन सा नहीं है, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। सवाना घास के मैदान
मैदान अफ्रीका में है, ये आप सभी लोगों को पता है। उसके अलावा अगर प्रेरी घास के मैदान की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में, आपको पता है। स्टेपी की अगर बात करते हैं तो ये साथियों यूरोप में है। लेकिन फैन आपने नहीं हो सुना होगा, फैन घास के मैदान में कहूंगा नहीं सुना होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी। अब यहां पर देखिए, अब लंबाई के अकॉर्डिंग आपसे नहीं पूछी जा रही है साथियों, आपसे पूछी जा रही है कि आयतन के आधार पर। तो आयतन के आधार पर अमेजन नदी जो है ना विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भूकंप आने का कारण क्या होता है, यानी कि भूकंप किस वजह से आता है। पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं, पृथ्वी पर जनसंख्या की वजह से नहीं, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण की वजह से नहीं, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति की वजह से। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। देखिए अगर साथियों यहां पर अगर बात करें एनाटॉमी की अगर बात करें तो यह शरीर रचना का विज्ञान कहलाया जाता है। क्या? शरीर रचना के विज्ञान। शरीर रचना के विज्ञान को क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एनाटॉमी। उसके अलावा अगर बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी ये साथियों कब हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर 1953 को ही भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसिंग सी मारक का निधन हुआ है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों मेघालय की तो मेघालय के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था सालसिंग सी मारक और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए शेफ डी मिशन नामित किया गया। तो किसे किया गया है साथियों, सत्य प्रकाश सागवान को किया गया है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर भी मैं आपको कराऊंगा, जीएस भी कराऊंगा, इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी कराऊंगा और रीजनिंग और मैथ भी कराऊंगा। यानी कि कुछ मैं छोड़ूंगा ही नहीं कि आपसे एग्जामिनर पूछे और आप साथियों जवाब ना दे पाओ, आप बता ना पाओ, पेपर में उस क्वेश्चन को खाली छोड़कर चले आओ। मैं नहीं चाहता साथियों, मैं नहीं चाहता कि पेपर आपका पास ना हो, मैं नहीं चाहता पेपर आपका पास हो। मैं चाहता हूं कि पेपर आप सिर्फ पास ना करें साथियों, एक अच्छी रैंक भी लाए। क्योंकि साथियों जब आपके अच्छे नंबर होंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी एग्जाम हॉल से निकलते वक्त। और जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है एग्जाम हॉल से निकलते वक्त, वो कट ऑफ की चिंता नहीं करता, वो ये देखता है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि भाई कट ऑफ जितनी भी ज्यादा चली जाए मेरा सिलेक्शन 100% तय है, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको साथियों बढ़िया बना दूंगा, कोशिश कीजिए मेहनत करने की। जो भी क्लास एमटीएस की आए उसको साथियों तुरंत लिया करिए, कोई आलस ना करा करिए। कह रहे कि किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो मैं कहूंगा मलेशिया के ये प्रधानमंत्री और ये भारत की यात्रा पर आए हैं साथियों 3 दिन के लिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए साथियों। देखिए मैं आपके लिए बहुत शानदार, ये पीपीटी बहुत शानदार है साथियों, बहुत मेहनत लगती है इस पीछे इसको बनाने के लिए। बहुत सारे लोग साथियों इस पीपीटी को बनाने के लिए जुटते हैं। मैं कह सकता हूं कि पीपीटी क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मैं सिलेक्ट करता हूं, लेकिन ये पीपीटी बनाने वाला काम साथियों और लोगों को दे देता हूं। तो मैं आपको कहता तो इसमें साथियों जो भी, देखिए आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, आपसे कुछ नहीं इसका लिया जा रहा है, सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई क्लासेस आपको पसंद आ रही है। तो मुझे और मेहनत करना चाहिए साथियों आप लोगों के लिए, और बिल्कुल हर वीडियो में साथियों पिछली मेहनत से ज्यादा मेहनत करके आपके लिए लेकर आता हूं। तो बस सिर्फ मुझे आपका एक लाइक चाहिए, क्योंकि एक लाइक मुझे जितना मोटिवेशन देता है, मेरा मानना है कि अगली क्लास का जोश जुनून मुझे उसी लाइक से आता है। क्योंकि मालूम पड़ता है कि भाई हाँ इतने लोगों ने देखा और इतने लोगों में से इतने लोगों ने साथियों लाइक किया। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल आपके सामने हो सकता है दोबारा ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद देखिए साथियों अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। तो मैं कहूंगा साथियों सूडान देश की अगर बात करते हैं, सूडान देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
तो अब यहाँ पर साथियों आप लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के? मैं कहूँगा पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन साथियों आज आप इस वीडियो में भी देखेंगे और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन साथियों आप अपने एग्जाम में देखेंगे। तो सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि यहां पर अगर बात करें आपको बताने कि किस वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है डोमिसाइल लिखा होना चाहिए। यहां पर डोमिसाइल की अगर बात करें ना तो डोमिसाइल का मतलब होता है साथियों कि आपका आवास कहां पर है, ठीक है ना। तो आवास इसका मतलब हो जाएगा या स्थायी निवास आपका हो जाएगा। तो यहां पर साथियों डोमिसाइल में डबल एल थोड़ी ना आता है, सिंगल एल आता है। तो मैं कहूंगा इसकी स्पेलिंग गलत है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं या आपका पेनिनसुला होना चाहिए। यहां पर देखिए डबल एन आया है ना, सिंगल एन आना चाहिए। और पेनिनसुला की अगर बात करें इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। इसका मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसकी भी स्पेलिंग गलत है। कैनिबल की अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां पर डबल एन आना चाहिए तो यहां पर सिंगल एन आ गया है। तो कैनिबल की स्पेलिंग भी साथियों क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और कैनिबल का मतलब क्या होता है साथियों? आदमखोर होता है। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब आदमखोर होता है। लेकिन फार्मेसी की अगर बात करते हैं साथियों, फार्मेसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और फार्मेसी का मतलब क्या होता है साथियों? दवाखाना, इसको हम लोग कह सकते हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अब आपको यहां पर बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस है और इसके लिए एक वर्ड में आपको साथियों आंसर देना है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी कि कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत इफेक्टिव स्पीकिंग करता है, तो ये एक कला है। इस कला को साथियों क्या कहा जाता है? मैं आपको बता देता हूं। इस कला को साथियों एलोक्यूशन कहा जाता है। क्या एलोक्यूशन कहा जाता है? इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने देखिए यहां पर एक खाली जगह है। यहां पर एक खाली जगह, आपको बताने कि इस बीच में कौन सा वर्ड आएगा। द बुक गिव्स ए हेरोइक अकाउंट ऑफ हॉरर्स ऑफ वार, ठीक है, या बल्कि आना चाहिए, या प्लेजेंट आना चाहिए, या ग्राफिक आना चाहिए। यानी कि एक कोई किताब है वो पता क्या करती है, वो युद्ध की जो डरावना एक तरीके से उसकी चित्र वगैरह से मतलब सब कुछ दिखाती है। यानी कि पूरी एक पिक्चर टाइप की बना देती है युद्ध के भयावह की या युद्ध के डर की। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों ग्राफिक आपका आना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें एक इडियम आपके सामने है, इसका मीनिंग आपको बताना है, यानी कि इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें एक ही जैसी परिस्थिति, सेम कंडीशन, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सेम कंडीशन। क्या सेम कंडीशन या सेम सिचुएशन भी हम लोग यहां पर इसको कह सकते हैं। तो अब आपको बताना है साथियों हैविंग फन होगा नहीं, शेयरिंग ए राइड होगी नहीं साथियों, इन ए सिमिलर सिचुएशन होगी बिल्कुल सही। यानी कि इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, यानी कि सिमिलर सिचुएशन भी तो हम लोग कह सकते हैं। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, यहां पर भी आपसे इडियम पूछा जा रहा है कि गिवन इडियम, यानी कि आपको एक इडियम दिया गया है फील एट सी, इसका आपको मीनिंग बताने के साथ, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा दुविधा। क्या? दुविधा, ठीक है। तो अब आपको बताने कौन सा वर्ड आपका बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ट्रेवल ऑलवेज, यहां पर तो ट्रेवल की बात आ गई साथियों। एक्सपीरियंस सी फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं। टू फील एक्सॉस्टेड नहीं साथियों। टू फील लॉस्ट और कंफ्यूज, यानी कि दुविधा में पड़ जाना, कंफ्यूज हो जाना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें अब फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, कहने के एडिट एंड प्रूफ रीड योर एसे मच टाइम्स, फ्यू टाइम्स, लेस टाइम्स या सेवरल टाइम्स। देखिए एडिट का मतलब होता है साथियों कोई चीज एडिट करना, प्रूफ रीड का मतलब होता है उसको साथियों सुधारना। मतलब योर एसे, यानी कि तुम्हारे एसे को एडिट किया जा रहा है, प्रूफ रीड किया जाता है बहुत टाइम्स, यानी कि बहुत बार। तो मच टाइम आएगा नहीं साथियों, यहां पर सेवरल टाइम्स आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? सेवरल टाइम्स आना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ही रिकवर्ड आफ्टर ए प्रोजेक्टेड इलनेस, स्टेज इलनेस या प्रोलॉन्ग इलनेस या साथियों सरप्राइज इलनेस। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? देखिए मुझे बताइए।
देखिए प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड, भाई इसको प्रोजेक्ट आप कीजिए, ठीक है, तो ये तो आ नहीं सकता यहाँ पर। उसके अलावा साथों स्ट्रेच, स्ट्रेच की अगर बात करें खींचकर बढ़ाना किसी को होता है, सरप्राइज मतलब एकदम भाई आश्चर्य हो जाना, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड आ सकता है, यहाँ पर आपका साथियों प्रोलॉन्ग्ड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है दीर्घकालीन, यानी कि बहुत लंबे समय तक, यानी कि ही रिकवर, वो ठीक हो गया, वो रिकवर हो गया क्या, एक बहुत लंबी बीमारी के बाद, तो मैं कहूंगा दीर्घकालीन यहां पर बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि फैसिलिटी, अब आपको साथियों बताना है कि फैसिलिटी का सिनोनिम, ठीक है, फैसिलिटी का साथियों सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए अब फैसिलिटी की आप सभी को पता है कि फैसिलिटी का मतलब साथियों क्या होता है, इसको हम लोग सुविधा भी कहते हैं, क्या, फैसिलिटी को साथियों हम लोग सुविधा भी कहते हैं, और कभी कभी फैसिलिटी का जो इस्तेमाल एक तरीके से है ना, वो दक्षता के लिए भी किया जाता है, क्या, दक्षता के लिए भी किया जाता है। चलिए हैप्पीनेस का मतलब साथियों क्या होता है, खुशी होता है, तो ये इसका सिनोनिम होगा, मैं कहूंगा नहीं। फिटिंग की अगर बात करें साथियों, फिटिंग का मतलब क्या होता है भाई, जुड़ना, मतलब किसी चीज को फिट कर देना, यानी कि एक चीज को दूसरे में जोड़ देना। और स्किल की अगर बात करते हैं साथियों, स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब भी तो साथियों वही एक तरीके से दक्षता वगैरह होती है, तो कहूंगा फैसिलिटी का आपका सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा, यानी कि अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर साथियों जो फैसिलिटी का दक्षता के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और इसका सिनोनिम साथियों जो आया है वो स्किल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज में स्किल है आपको, किसी चीज में दक्षता है आपको, या किसी चीज में कौशल है आपको, एक ही बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब आपको बताना है साथियों एंटोनिम, किस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, गिल्टी वर्ड का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है। तो गिल्टी की अगर बात करें, गिल्टी का मतलब क्या होता है साथियों, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ साथियों अपराधी भी है, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या, अपराधी भी इसको हम लोग कह सकते हैं, दोषी भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इग्नोरेंट को होगा, ठीक है। अगर बात करें इग्नोरेंट का मतलब तो अनजान होता है, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अनजान होता है, ठीक है। इनोसेंट की अगर बात करें, इनोसेंट बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल साथियों इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो कहीं ना कहीं इनोसेंट हो जाएगा, क्योंकि सैड नहीं होगा और क्लेवर नहीं होगा। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ, और जिनका आंसर बी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, एंटोनिम आपको बताना है डिस्टिंक्टिव वर्ड का, किस वर्ड का साथियों, डिस्टिंक्टिव वर्ड का साथियों एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है विशेष, क्या, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है विशेष, पहला बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, सिमिलैरिटी, कॉमन, ओरिजिनल या साथियों क्लोज। मैं कहूंगा इसका एंटोनिम आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है वही सामान्य, ठीक है, क्या होता है सामान्य, और सामान्य और विशेष आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको सही वर्ड बताने के कौन सा आपके सामने यहां पर सही वर्ड आपको लग रहा है साथियों, मुझे बताइए। देखिए मेंटेनेंस की अगर बात करें, स्पेलिंग सही है क्या, सही लग रही है। यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ है, रेफरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये रिफ्रेश होना चाहिए, रिफ्रेश हो सकता तो हो सकता गलत हो। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है, मिलेनियम की गलत। मैं कहूंगा मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो मेंटेनेंस वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ ग्रुप, यानी कि नॉट पे अटेंशन टू समवन और समथिंग, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से ध्यान न देना, किसी चीज पर बिल्कुल ध्यान न देना, इसको एक तरीके से क्या कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। इसको कहा जाता है भाई नजरअंदाज कर देना। तो नजरअंदाज करने की इंग्लिश क्या होती है, आर्ग्यू होती है साथियों, नहीं, आर्ग्यू का मतलब होता है साथियों बहस करना। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, किसी से बहस करना होता है। इग्नोर की अगर बात करें, किसी को साथियों इग्नोर करना, यानी कि किसी को नजरअंदाज करना। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, और रिबेल की अगर बात करें, रिबेल का मतलब होता है साथियों किसी से विद्रोह करना। क्या करना, विद्रोह करना। तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको फिर से साथियों सिनोनिम आपको बताना है कि इस वर्ड का साथियों सिनोनिम मुझे बता दीजिए कि क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो किनशिप की अगर बात करते हैं साथियों, किनशिप की अगर बात करें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है साथियों रिश्तेदारी,
इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है रिश्तेदारी। तो आपको बताने के इसका सिनोनिम क्या हो सकता है साथियों, इकम्पेबिलिटी नहीं, रिलेशनशिप, बिल्कुल साथियों रिलेशनशिप का मतलब भी रिश्तेदारी ही होता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि ए चेंज विच इज रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज। तो यहां पर अगर बात करें बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि ए चेंज एक बदलाव जो आता है, विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट, यानी कि कोई काम करने के परिणाम पर जो रिजल्ट आता, सॉरी कोई काम, यानी कि देखिए इसको हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए, विच इज द ए चेंज, यानी कि कोई बदलाव जो एक काम करने के रिजल्ट के बाद आता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथों इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं या अफेक्ट कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट नहीं साथों, एडिक्शन भी नहीं कहेंगे, एडिशन भी नहीं कहेंगे, उसको साथों इफेक्ट कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, इफेक्ट कहा जाएगा। इफेक्ट का मतलब होता है साथियों प्रभाव, यानी कि जब आप कोई काम करते हो उसका जो रिजल्ट आता है, फिर आपके अंदर जो बदलाव आता है उसको ही कहीं ना कहीं इफेक्ट कहा जाता है, उसको ही कहीं ना कहीं साथियों प्रभाव कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है और अफेक्ट का मतलब क्या होता है साथियों, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, प्रभाव डालना और प्रभाव थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, लास्ट संडे आई रिटर्निंग होम, ठीक है, लेट एट नाइट। तो आपको बताने के आई रिटर्निंग होम की जगह पर क्या आना चाहिए, दिक्कत आपको साथियों कहां पर लग रही है साथियों बताइए। देखिए रिटर्निंग नहीं आना चाहिए, यहां पर साथियों रिटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, यहां पर अगर बात करें साथियों रिटर्न होना चाहिए था। ठीक, स्पेलिंग गलत है, एक सेकेंड, RETURNED रिटर्न हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, दिक्कत कहां पर साथियों आ रही थी, यहां पर नहीं, एक सेकंड, दिक्कत थोड़ी ना, इसमें ये पूछा गया कि इसकी जगह पर क्या आएगा, तो आई रिटर्न होम आना चाहिए था, RETURNED। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, यानी कि ए रिक्वेरेंट अर्ज टू स्टील, आपसे यहां पर कहा जा रहा है साथियों चोरी करना, यानी कि स्टील का मतलब होता है चोरी करना, यानी कि किसी के अंदर कुछ ऐसी चीज आ जाना कि वो बार बार चोरी करे, उसकी आदत पड़ जाए। क्या आदत पड़ जाए साथियों, उसकी बार बार इच्छा हो चोरी करने की, तो उसको कहते हैं ए रिकरेंट अर्ज टू स्टील। तो आपको बताना इस बीमारी का नाम क्या होता है, इस बीमारी का नाम होता है साथियों क्लेप्टोमेनिया। इस बीमारी का नाम क्या होता है, चोरी करने की इच्छा बार बार, क्लेप्टोमेनिया इसका आंसर हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों देखिए आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, 50 क्वेश्चन तक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और फिर साथियों मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो रिस्ट्रेन की अगर बात करें साथियों, रिस्ट्रेन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आखिर सिनोनिम क्या होता है, मुझे बताइए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों नियंत्रित करना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है नियंत्रित करना। तो मैं कहूंगा कि कंट्रोल इसका सिनोनिम होगा, इनकरेज इसका सिनोनिम होगा, फोर्स इसका सिनोनिम होगा या प्रोवोक इसका सिनोनिम होगा। साथियों मुझे बताइए, प्रोवोक की अगर बात करें साथियों, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक का मतलब होता है साथियों भड़काना। फोर्स का मतलब क्या होता है साथियों, किसी को किसी चीज के लिए भाई फोर्स करना, ठीक है। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना। तो मैं कहूंगा रिस्ट्रेन की अगर बात करें इसका सिनोनिम आपका कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको साथियों कलेक्ट का बताना है एंटोनिम। तो कलेक्ट की अगर बात करें, कलेक्ट का मतलब पता क्या होता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज को साथियों इकट्ठा करना यानी कि कलेक्ट करना। तो आपको बताना इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, कन्फाइन, हॉर्ड, डिस्पर्स या कंपोज। मैं कहूंगा साथियों डिस्पर्स की अगर बात करते हैं, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना। डिस्पर्स की अगर बात करें, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेरना, यानी कि इकट्ठा करो या बिखेरो, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के एंटोनिम है। तो मैं कह सकता हूं कि कलेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है रिसोर्स का। तो रिसोर्स की अगर बात करते हैं साथियों, रिसोर्स की अगर बात करें, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स का मतलब होता है कि भाई संसाधन,
जैसे कि मान लीजिए इस काम को करने के पास मेरे पास कई सारे रिसोर्स हैं या मेरे पास कई सारे संसाधन हैं, इसका अब एंटोनिम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व का मतलब इसका एंटोनिम नहीं होगा। लैक की अगर बात करें, लैक का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसकी मतलब कॉन्फिडेंट की कमी, तो लैक का मतलब होता है कमी। संसाधन का मतलब होता है कि भाई मेरे पास संसाधन है, उसकी अधिकता है, वो पूरे हैं। कमी इसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं साथियों इसका एंटोनिम हो जाएगा। देखिए और सोर्स भी नहीं हो सकता और प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता, संपत्ति भी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको बताने के कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब क्या होगी। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें टेराबाइट की अगर बात करें तो टेराबाइट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें, टेरेस्ट्रियल नहीं होता है साथियों, TE, ठीक है, TERRES और उसके बाद TRIAL होता है, तो टेरेस्ट्रियल होता है। मैं कहूंगा टेरेस्ट्रियल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये आपकी स्पेलिंग गलत थी तो यही आपका राइट आंसर, क्योंकि टर्मिनल की स्पेलिंग दूर से आपको दिख रही है बिल्कुल सही है और टर्माइट की स्पेलिंग भी बिल्कुल आपको दिख रही है कि बिल्कुल सही है। टर्माइट का मतलब दीपक होता है, टर्मिनल मतलब क्या होता है, अंतिम भी कह सकते हैं साथियों इसको हम लोग। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करें बहुत अच्छा सवाल है साथियों, आपसे कहा जा रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि एक सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ग्रामेटिकल एरर आपको बताने के कहां पर आपको लग रही है। सवाल की अगर बात करें यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ है नोबडी वर, तो नोबडी वर एक तो आपका ये सेगमेंट हो गया, अलाउड इनटू एक आपका ये सेगमेंट हो गया, उसके अलावा द कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट डोंट्स आपका एक ये सेगमेंट हो गया और एक ये सेगमेंट हो गया। दिक्कत कहां पर है साथियों मुझे बताइए। देखिए नोबडी वर, अब नोबडी की अगर बात करें ये एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ साथियों वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा नोबडी वर नहीं होना चाहिए था, नोबडी वाज होना चाहिए था, यानी कि दिक्कत ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों वाइटल की अगर बात करें, वाइटल का आपसे पूछा जा रहा है कि सिनोनिम क्या होता है। वाइटल की अगर बात करें, वाइटल का सिनोनिम साथियों आपसे पूछा जा रहा है। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। तो एम्बिशियस की अगर बात करें साथियों महत्वाकांक्षी होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। हैंग्री भूखा होता है, ये सिनोनिम नहीं हो सकता। क्रूशियल की अगर बात करते हैं साथियों, क्रूशियल का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है और वाइटल की अगर बात करें इसका मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, तो मैं कहूंगा। और बोल्ड का मतलब साहसी होता है, तो ये A-B-D तो इसके सिनोनिम हो नहीं सकते, कौन सा होगा, सी होगा, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि ईडियम आपको बताना है एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर का मतलब पता क्या होता है भाई, अंतिम समय, क्या अंतिम समय इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब होता है। तो आपको बताने कि इस वर्ड का, इस सेंटेंस का, इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, एट 11 AM, 1 आवर बिफोर नून, एट द वेरी लास्ट मिनट, बिल्कुल साथियों आखिरी मौके पर भाई, ठीक है, या एट द वेरी लास्ट मिनट, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि द साउंड ऑफ ए बियर मेक्स, यानी कि जो बियर की साउंड होती है ना वो कैसी होती है, वो क्या बनाती है साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो तो साथियों भालू जो होता है ना, बियर जो होता है वो गुर्राता है, वो क्या करता है साथियों, वो गुर्राने का काम करता है, गुर्राता है, तो उसको क्या पुर कहते हैं। पुर पता किसे कहते हैं, म्याऊ म्याऊ को कहते हैं, बिल्ली की आवाज को पुर कहते हैं, यानी कि द साउंड ऑफ, अगर आपसे कहा जाता साथियों द साउंड ऑफ कैट मेक्स, तो आप पुर बताते। ग्राउल की अगर बात करते हैं साथियों, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, ग्राउल की अगर बात करें गुर्राना, और जो भालू होता है, जो बियर होता है वो साथियों गुर्राता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं ब्रे की, तो ब्रे का मतलब क्या होता है साथियों, रेखना, और रेखता कौन है, गधा रेखता है। उसके अलावा काऊ की अगर बात करें साथियों, काऊ काऊ कौन करता है, कौआ करता है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इनकरेक्टली वर्ड आपको बताने के कौन सा वर्ड की स्पेलिंग आपको यहां पर साथियों गलत लग रही है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, पिकल दिक्कत लग रही है, पिक्चर बिल्कुल सही, पियानो बिल्कुल सही, पिकनिक बिल्कुल सही। अब यहां पर अगर बात करें इसकी स्पेलिंग साथियों सही क्या होगी,
PICKLE, तो ये होगी। और पिकल की अगर बात करें, पिकल का मतलब होता है साथियों अचार, ठीक है। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले की गलत है। सही क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। अब आपके सामने यहाँ पर साथियों रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि उन शिक्षकों यानी कि टीचर्स की संख्या कितनी है जो ना तो ग्रामीण है और ना ही स्नातकोत्तर है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये वाला सर्किल जो है ना, इसमें सारे टीचर हैं, और ये वाला सर्किल जो है साथियों रूरल है। रूरल का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, ग्रामीण बताया गया है। उसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट्स की अगर बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है साथियों स्नातकोत्तर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्नातकोत्तर। एक होता है स्नातक, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएट, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ये स्नातक वाले होते हैं। लेकिन स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कि एमकॉम हो गया, एमए हो गया, ठीक है, एमएससी हो गया। चलिए इस सवाल की अगर बात करते, कह रहे कि उन शिक्षकों की संख्या बताइए, यानी कि उन शिक्षकों की संख्या बताइए जो ना तो ग्रामीण है, यानी कि इसके अंतर नहीं, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, अंतर्गत इसके नहीं आना चाहिए, यानी कि ये 45 भी नहीं होगा, 9 को भी नहीं काउंट किया जाएगा। और कह रहे ना तो वो स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि ये भी साथियों नहीं काउंट होने चाहिए। तो बचा क्या, सिर्फ साथियों 85 बचा। मैं कहूंगा कि उन शिक्षकों की संख्या 85 होगी जो ना तो ग्रामीण है और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है कि 3 आया है, उसके बाद 35 आया है, उसके बाद साथियों 99 है, और उसके बाद 195 है, और आपको बताने के उसके बाद क्या नंबर आएगा बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये मुझे जो लग रहा है ना, ये 6 के स्क्वायर के आसपास का नंबर लग रहा है। यानी कि अगर बात करें ये 6 के स्क्वायर आसपास का, ये 10 के स्क्वायर के आसपास का, और 196 होता है 14 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर के आसपास का, और इसकी अगर बात करें साथियों ये 2 के स्क्वायर के आसपास का। बस क्या नहीं, 2 कहां, 2 का स्क्वायर के आसपास का, बस एक कम करना है। 2 का स्क्वायर 4, एक कम कर दिया। 6 का स्क्वायर 36, एक कम कर दिया। 10 का स्क्वायर 100, एक कम कर दिया। 14 का स्क्वायर 196, एक कम कर दिया। तो यहां पर अगर साथियों अब बात करें, अब क्या आएगा, देखिए 2 से 6 आया, 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, तो फिर 4 बढ़ाएंगे 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर साथियों कितना होता है, और उसको अगर साथियों एक घटा के 324 होता है, एक घटाएंगे तो साथियों यहां पर कितना आ जाना चाहिए, 323 आ जाना चाहिए। और 323 आपका क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि GINGER को 30 लिखा जाता है, RADISH को 2336 लिखा जाता है, तो TOMAT को क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए ये 30 ऐसे क्यों लिखा हुआ है, अगर हम साथियों इसकी नंबर पोजीशन करें, जैसे कि G 7 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, G 7 पर होता है, उसके बाद साथियों E 5 पर होता है, और R 18 पर होता है। ऐसा तो नहीं साथियों इसका योग और इसका योग कितना 30 आ रहा हो। एक बार देख लीजिए 14, या एक काम करो साथियों, कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 14 कितना हो गया, 30 हो गया बिल्कुल। और 7 एक तरीके से अगर बात करें 7 5 12 हो गया, और 12 18 30 हो गया। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि जो लॉजिक लगा था वो लॉजिक आपकी समझ में आ गया। इसकी अगर बात करें R 18 पर होता है, एक A पर होता है, और D 4 पर होता है। क्या देखिए साथियों 18 4 22 और 23, बिल्कुल साथियों 23, और इसको काउंट करोगे तो 36 आएगा। यानी कि मेरा मानना है कि अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, जो लॉजिक यहां पर लगाया जा रहा है। तो इसको काउंट कर लीजिए, T 20 पर आता है, O 15 पर आता है, M 13 पर आता है, उसी प्रकार A 1 पर आता है, T 20 पर आता है, O 15 पर आता है। देखिए 20 और ये 35 हो जाएगा, 35 और एक 36 हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें ये साथियों 30 और 35, 35 और 10 कितने हो गए साथियों, 35 10 45, और बोले तो 48 आ जाएगा। यानी कि 48 36 का कहीं ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए ज़ॉम्बी यानी कि ZOMBEIE को BEIMOZ लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि FLEX को EFLX लिखा जाता है, तो कह रहे हैं कि PRODUCT को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं, देखिए मुझे एक बात यहां पर समझ में आ रही है कि जो यहां पर लेटर हैं वही लेटर यहां पर हैं, जो लेटर यहां पर है वही लेटर यहां पर, बस इधर से उधर उधर से इधर कर दिया गया है, बस इतनी सी साथियों यहां पर चीज की गई है। तो अब आखिर यहां पर हुआ क्या है, कैसे क्या हुआ है, देखिए
अब यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले ये बी लिख लिया गया, उसके बाद ये ई लिख लिया गया, फिर आई लिख लिया गया, फिर एम, फिर ओ, फिर जेड लिख लिया गया। उसी प्रकार एफ साथियों यहाँ पर सबसे पहले ई लिख लिया गया, फिर एफ लिख लिया गया, फिर एकदम से एल, फिर एकदम से एक्स लिख लिया गया। अच्छा, यहाँ पर ऐसा साथियों मुझे लग रहा है कि देखिए ये क्रम से है, जैसे कि बी, ई, आई, एम, ओ, जेड, यानी कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे यहाँ पर है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना, जैसे कि पी 16 पर होता है, आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, डी 4 पर होता है। एक काम करो, इसको यहां पर लिख लेते हैं, PRODUCT। अब देखिए P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, D 4 पर होता है, U 21 पर होता है, C 3 पर होता है, ये 20 पर होता है। अब इसको अगर हम लोग क्या एक क्रम से लिखें, जैसे कि सबसे छोटा इसमें 3 है तो C आ जाएगा पहले, फिर 4 है तो साथियों D आ जाएगा, उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद 15 है, 16 है ना, फिर साथियों P आ जाएगा, ये D है, फिर ये आ गया, और फिर 15 आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा 15 आएगा ना, पहले 15 आएगा साथियों यहाँ पर पहले, तो ये आपका साथियों O आ गया, उसके बाद साथियों आपका ये P आ गया, और बचा क्या 18, 21, अच्छा फिर 18 आ जाएगा, यानी कि R आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, और फिर बचा कुचा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी कि U आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर मुझे T लिखना चाहिए और फिर U लिखना चाहिए। अब आपको देखना है कि CDO PRTU कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, CDO PRTU। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने के 6 कवि हैं ABCDEF, एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि एक ये सर्किल हम मान लेते, इसमें 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, कह रहे कि ई के सामने ए बैठा है, अगर मान लीजिए ई यहां पर बैठा है तो ए यहां पर बैठा होगा, ये इनके कहने का मतलब है। कह रहे कि ई के पास में एफ बैठा है तो ई के बगल में बिल्कुल एफ बैठा है। कह रहे कि ए जो है ना ये सी के पास में बैठा है बिल्कुल। कह रहे कि डी के ठीक दाएं बैठा है बी, तो डी के बिल्कुल मान लीजिए साथियों डी अगर हम यहां पर बैठा ले, कहीं पर बैठा लीजिए, डी के बिल्कुल दाएं बैठा है बी, तो डी के बिल्कुल दाएं बैठा लिया हमने बी। कहने के बी के सामने बैठा है सी, बी के सामने बैठा है, बी के सामने बैठा है साथियों सी, बी के सामने पता क्या होगा साथियों, 2 इधर कट कर दो, 2 इधर कट कर दो, बी के सामने ये वाला आ जाएगा, यानी कि सी बैठा है। तो कह रहे कि बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन सा बैठा होगा। तो अब फिर से एक बार सवाल को पढ़िए, ई के सामने बैठा है ए, तो ई के सामने ना ई है ना ए है, अभी नहीं बता सकते कौन कहां बैठेगा। ई के पास में बैठा है एफ, तो ई भी साथियों नहीं बता सकते अभी। सी के पास में बैठा है ए, तो सी के पास में बैठा है ए, अब ए यहां पर भी आ सकता है और ए साथियों यहां पर भी आ सकता है। उसके बाद डी के ठीक दाएं बैठा है बी, डी के ठीक दाएं बैठा है बी, और बी के सामने बैठा है सी, बी के सामने बैठा है सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक बार और देख लीजिए, ई के सामने बैठा है ए, तो ए मान लीजिए यहां पर अगर बैठा है, क्या ए मान लीजिए यहां पर अगर बैठा है तो ई यहां पर बैठा होगा, ए यहां पर अगर बैठा है, ई यहां पर, अगर कंडीशन नहीं सही होगी, गलत होगा, तो हम इसको कट करके ए को यहां पर बैठा देंगे। अभी ए को यहीं पर बैठा रहने दीजिए। तो ई के सामने बैठा है ए, तो ई के सामने बैठा दिया ए। ई के पास में बैठा है एफ, तो साथियों एफ यहां तो बैठ नहीं सकता, एफ को यहां पर बैठाना होगा। ठीक है, अब सब बैठ गए, 6 बैठे थे तो 6 के 6 बैठ गए। तो मैं कहूंगा साथियों बी के, ठीक है, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के बाएं 1 2 3 4 5 कौन बैठा है, ई बैठा है, यानी कि ई आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए यही बैठेगा, अगर आप ए को यहां बैठा लोगे तो हिसाब किताब आपका सही नहीं बैठ पाएगा, क्वेश्चन नहीं सही बन पाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। कहने के MRV, उसके बाद QVZ, उसके बाद UZD और YDH, उसके बाद साथियों 3 लेटर कौन से आएंगे ये आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें कुछ नहीं करना है, M 13 पर होता है, Q 17 पर होता है, 4 बढ़ाया, Q 17 से U हो गया यानी कि 21 हो गया, 4 बढ़ाया, 21
पर होता है u, y होता है 25 पर 4 बढ़ाए, तो यहां पर भी तो साथियों 4 बढ़ाएंगे। y के बाद क्या आता है साथियों, y के बाद अगर बात करते हैं यहां पर z आता है, उसके बाद a आता है, उसके बाद b आता है, उसके बाद c आता है। 4 बढ़ाया, 4 बढ़ा दिया, यानी कि c यहां पर आ गया। उसके बाद r होता है 18 पर, u होता है साथियों कितने पर, यानी कि यहां पर भी तो 4 बढ़ाए जा रहे हैं, 22 पर होता है, यहां पर 4 बढ़ाया गया, z आ गया। उसके बाद अगर 4 बढ़ाएंगे d आ गया, अब 4 बढ़ाएंगे तो h आ जाएगा। तो ch कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि सब में 4 4 4 पढ़ रहा है। मैं समझ सकता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जैसे देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय में संबंधित हैं। यानी कि जो संबंध साथियों यहां पर लगा है वही संबंध आपको बताना है कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। यहां पर 11 से 13 हुआ है, 2 बड़ा है। 13 से 17 हुआ है, यानी कि साथियों 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 4 बड़ा है। तो ये लॉजिक देखिए जरा, अरे भाई यहां तो नहीं हो सकता, यहां 2 बड़ा है, यहां भी साथियों 2 बढ़ा दिया तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां 2 बड़ा है, यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया 10, यहां पर 2 बड़ा है, यहां पर भी 2 बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर 3 बढ़ना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये लॉजिक जो हमारा वाला था ना 2 3 वाला, ये नहीं होगा साथियों, यहां पर ये फेल हो जाएगा। देखिए अच्छा यहां थोड़ा ध्यान से देखो, 11, 13, 17 ये सब के सब साथियों कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब के सब साथियों कौन सी संख्या हैं, ये सब के सब साथियों अभाज्य संख्या है। तो देखिए जरा, कोई अभाज्य संख्याओं वाला समुच्चय है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो साथियों 1 से कटे और जो खुद से कटे। और उसके अलावा कोई मान लीजिए ऐसी संख्या जैसे कि 9 है, तो ये 1 से तो कटेगी, ये खुद से भी कटेगी यानी कि 9 से भी कटेगी, लेकिन उसके अलावा एक और नंबर से कट जाएगी 3 से। उसके अलावा अगर बात करें, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है 33 से, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। 41, 43, 53 देखिए ये भी भाज्य संख्या, ये 3 से कट जाएगी। मैं कहूंगा ये वाला भी अभाज्य संख्याओं का ग्रुप, ये वाला भी अभाज्य संख्याओं का ग्रुप, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों का सबसे उचित निरूपण करता है, यानी कि शिक्षिका, माता, स्त्री। तो अब अगर बात करें, देखिए जो भी साथियों स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ही तो माताएं आएंगी, यानी कि सभी माता जो होंगी वो सभी स्त्रियां होंगी, तो स्त्रियों के अंदर ही साथियों माताएं आएंगी। अब शिक्षिका की अगर बात करते साथियों, कुछ अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए कुछ शिक्षिका जो होती हैं वो माता भी हो सकती हैं और कुछ शिक्षिका जो होंगी ना वो साथियों स्त्रियां भी होंगी। ठीक है ना, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब शिक्षिका की अगर बात करें, देखिए शिक्षिका भी तो साथियों स्त्रियों के अंतर्गत ही तो आना चाहिए, यानी कि शिक्षिका ऐसे करके तो आना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा कोई डायग्राम बना ही नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा साथियों थोड़ा थोड़ा हमें यही लग रहा है कि ये ऐसे करके हो जाए, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। कहने के P का अर्थ है प्लस, तो P का अर्थ क्या है साथियों, प्लस है, और Q का अर्थ क्या है, माइनस है, R का अर्थ क्या है साथियों, गुणा है, और S का अर्थ क्या है साथियों, S का अर्थ बचा क्या, भाग बचा है ना, तो S का अर्थ भाग ही होगा। उसके बाद यहां पर अगर बात करें साथियों 14 और 9, अब यहां पर आपको बताने कौन सा चिन्ह आएगा। उसके बाद साथियों 6, 40 और 11। अब देखिए यहां पर R है ना, R का मतलब गुणा है, तो यहां पर साथियों गुणा लग जाएगा। उसी प्रकार S का मतलब भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। क्या आ गया साथियों, एक सेकंड सही से लिख देता हूं, यहां पर साथियों भाग आ गया। और उसके बाद P है, P का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस आ गया। और Q का मतलब साथियों क्या, माइनस, तो यहां पर माइनस आ गया। ठीक है ना, यानी कि गुणा, भाग, प्लस, माइनस। अब इसको सॉल्व करिए साथियों। अब अगर बात करें 14 नीम 126 होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल जो ब्रैकेट के अंदर वो सबसे पहले सॉल्व होगा, भाग हो जाएगा, और साथियों यहां पर प्लस आपका हो जाएगा। 40 में से 11 जाएगा 30, यानी कि 29 बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें साथियों इसको अगर कट करें, 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी कि 21 और 29 कितना होता है साथियों, ये आपका 50 हो जाएगा, और 50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कथन आपके सामने है और ये निष्कर्ष आपके सामने, यानी कि 2 कथन और 2 निष्कर्ष आपके सामने है। आपको बताना है कैसे यहां पर साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं, तो मान लेते साथियों ये कंप्यूटर हो जाएंगे,
और ये सभी कह रहे हैं सभी कंप्यूटर जो है ना, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गए, ठीक है, सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गए, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कह रहे हैं कि कुछ कंप्यूटर, मान लीजिए इतने कंप्यूटर क्या हो गए साथियों, लैपटॉप हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए साथियों कौन सा सही है कौन सा यहां पर गलत है। चलिए, कह रहे हैं कि साथियों कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है, बिल्कुल साथियों, कुछ इतने लैपटॉप जो है ना वो डेस्कटॉप है, ये तो सही हो जाएगा। सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, भाई सभी डेस्कटॉप लैपटॉप कैसे हो सकते हैं, यानी कि ये सारे डेस्कटॉप लैपटॉप कहाँ हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा केवल निष्कर्ष एक सही है और एक सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और किसी कक्षा में कहा गया, क्या कहा गया, किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, यानी कि 100 छात्र हैं और उनके जो औसत अंक हैं साथियों वो कितने हैं, वो 80 हैं। क्या है साथियों, वो 80 हैं। तो 100 छात्र हैं और औसत अंक की अगर बात करें तो 80 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुल मिला के जो 100 लोग हैं, 100 छात्र हैं, इनके कुल मिला के अंक कितने होंगे, तो पता साथियों कितने होंगे, 80,000 नहीं 8,000 हो जाएंगे। कैसे, 80 की 100 से गुणा करा दोगे तो ये 100 छात्रों के कुल मिला के अंक आ गए 8,000। उसके बाद कहने के वरीयता सूची में 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक 84 और 74 हैं, यानी कि वरीयता सूची एक लिस्ट की गई है, एक लिस्ट है, कह रही कि इसमें जो शीर्ष से अगर 15 छात्र हम देखते हैं तो उनके औसत अंक 84 हैं, यानी कि अगर साथियों ऊपर से 15 छात्र देखते हैं तो औसत अंक कितने बताए गए हैं, 84 बताए गए हैं। और अगर नीचे से देखते हैं साथियों, नीचे से अगर 15 छात्र देखें, नीचे से अगर 15 छात्र देखें तो उनके औसत अंक कितने हैं, 74 हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें 100 छात्र हैं, जिसमें से देखिए जिसमें से 15 छात्र इनका औसत और 15 छात्र ये, तो मैं कहूंगा साथियों 15-15 का तो निकल जाएगा, बाकी 70 बचेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है शेष छात्रों का औसत अंक क्या होगा, यानी कि 70 छात्रों का औसत अंक क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों कि 84 की 15 से गुणा करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई 15 छात्रों के कुल मिला के अंक कितने होंगे। तो साथियों 84 की 15 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 2 आपके 42 हो जाएंगे और ये आपका 84 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 1260 साथियों 15 छात्रों के कुल मिला के अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार साथियों 74 की गुणा 15 से करा दीजिए, 5 चौक आपका 20 हो गया, 7 पंजे 35 और 2 37 हो गए और यहाँ पर आपका 74 आ गया, 0 आ गया, 11 आ गया और ये आपका साथियों कितना आ गया, एक तरीके से 11, यानी कि साथियों 1110 की अगर बात करें तो ये यहाँ पर आ गया। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर बात करें, देखिए अब पता आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार ये देख लेता हूँ मैं, ये बिल्कुल जो कैलकुलेशन मैंने की है ये यहाँ पर सही की है, क्योंकि जरा सी साथियों अगर मिस्टेक हो जाती है ना तो पूरा फिर हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही है। अब इसको मैं साथियों हटा देता हूं यहां से, सवाल को बहुत आराम से आप लोग समझेंगे तो ये सवाल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सवाल। अब यहां पर अगर बात करें 100 छात्रों का, क्या 100 छात्रों का कुल मिला के जो योगफल है नंबरों का वो 8000 है। वो कितना है, वो साथियों 8000 है। और यहाँ पर 15 छात्र प्लस 15 छात्र यानी कि 30 छात्रों का जो कुल मिला के अंक है साथियों वो कितने हैं, 1260 और 1110। जरा जोड़िए साथियों, 1260 और 1110 जोड़िए जरा। जे आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और ये आपका 3 आ गया, 2 आ गया, यानी कि कितने साथियों 2370 हैं। तो अगर मैं 8000 में से 2370 को घटा दूं, क्या 8000 में से 2370 को घटा दूं तो हमें साथियों 70 कहने के शेष छात्र, तो हमें शेष छात्रों के कुल मिला के अंक मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो साथियों इनको अगर घटाएं साथियों के 8000 में से कितने घटाना है, 2370 घटाना है। कितने साथियों 2300 यहाँ पर 70 घटाना है, तो यहाँ पर आपका साथियों 0 3 और फिर 6 और फिर साथियों 5 यानी कि 5600 आपका 30 आएगा। ये पता, ये 70 छात्रों का योग है, 70 छात्रों का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के साथियों इसको भाग कर देंगे 70 से। जब आप साथियों इसको भाग कर देंगे 70 से तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 अट्ठे 56 आपका हो गया। 5630 की अगर बात करें, उसके अलावा साथियों पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए
30 दो नंबर है एक साथ कट करेंगे ना तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। 7 21 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 80 पॉइंट करके कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। 80.43 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों दोबारा से समझिएगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया ना तो इसको दोबारा से समझिएगा। मेरा मानना है कि आपकी समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा। ये सवाल साथियों बहुत शानदार है। मैं आपको साथियों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, किताबी भाषा में नहीं, मैं आपको अपने मेथड से समझाऊंगा और आप देखिएगा कि हमारे मेथड से जो आप समझेंगे साथियों वो बहुत आराम से और बहुत शानदार तरीके से आपके ये समझ में आ जाएगा। यहां पर कहा गया है कि 3 संख्याएं, तो साथियों सबसे पहले हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए x ले लिया और y ले लिया और साथियों z ले लिया। 3 संख्या हो गई। कहने के पहली संख्या जो है ना ये तीसरी संख्या से 30% अधिक है। मान लेते हैं साथियों तीसरी संख्या आपकी 100 है और पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो जाहिर सी बात है ये 130 हो जाएगी। और यानी कि दूसरी संख्या यानी कि ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, तो जब ये 40% कम है तो जाहिर सी बात है ये 60 हो जाएगी। यानी कि x पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 60, तीसरी संख्या 100। अब उसके बाद कह रहे हैं कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या की योग से अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको बताना है साथियों पहली संख्या और पहली और दूसरी संख्या यानी कि इसका अनुपात और इसका योगफल क्या होगा। तो पहली संख्या तो 130 है, अनुपात पहली और दूसरी का योगफल करिए। इन दोनों का साथियों अगर आप योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तकरीबन 190 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13:19 आ जाएगा और 13:19 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यानी कि एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, हर साल मतलब 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86 रुपए है, 86.40 रुपए है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। ये आपसे साथियों पूछी जा रही। देखिए अगर मान लीजिए साथियों कोई वस्तु किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, तो अगले साल में कितने की साथियों वृद्धि हो जाएगी, अगले साल में 20% की वृद्धि यानी कि ये 120 हो जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्योंकि चौथा वर्ष तक पूछा गया तो 4 वर्ष का हमें निकालना है साथियों। अगर हम इसमें इसका 120% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अरे भाई 100 का 20% तो 20 होता है, तो हमने इसमें 20 जोड़ दिया। अब 120 का 20% पता कितना होगा साथियों, 24 होगा। यानी कि 120 और 24 कितने हो जाएंगे, 30 40 144 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब 144 का साथियों 20% कितना होता है, तो इसको साथियों निकाल लीजिए। 144 का 20% कितना हो जाएगा, मैं आपको बतला देता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें 20 से कम 20, 20 पंजे इतने हो जाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा और 4 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 यानी कि साथियों 28.8 इसमें बढ़ाना है। यानी कि 144.0 में कितना बढ़ाना है साथियों, 28.8 बढ़ाना है, तो ये 8 आ जाएगा। ये आपका साथियों इतना आ जाएगा 5 6 7 यानी कि 172 आ जाएगा। ठीक है, 172.8 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कहने के एक वस्तु की कीमत में हर साल 20% की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले वर्ष में अगर 100 रुपए कीमत थी तो 20% की वृद्धि की 120 हो गया, फिर इसकी 20% की वृद्धि की तो 144 हो गया, फिर 144 में 20% की वृद्धि की तो 172.8 हो गया। तो कहने के तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, यानी कि तीसरे और चौथे वर्ष के क्या साथियों, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में, ठीक है ना, किधर गया, अंत में इसकी कीमतों का अंतर जो होता है वो 86.40 हो जाता है। अब इसका अंतर देखो जरा कितना आता है, यानी कि साथियों 172.8 माइनस 144, तो यहाँ पर अंतर की बात करें 8 आ जाएगा और 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 16 में से साथियों यानी कि 28.8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 28 पॉइंट का 8 यहाँ पर मान बताया गया कि 86.40 का अंतर आता है, तो 86, ठीक है 86.40 यहाँ पर साथियों हो गया। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। अब अगर इसको कट करें साथियों, देखिए 28 तियां पता कितना होता है, देख लीजिए आप लोग। 28 तियां की अगर बात करें, 8 8 16 8 3 24 हो जाएगा, 3 6 7 8 यानी कि 84 होता है। तो अगर साथियों देखिए अगर 28
8 एकम 8 और इसकी 3 से गुणा करोगे तो ये पूरा पूरा साथियों यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू जो है ना साथियों वो 3 रुपए है। इतनी बात आपको समझ में आई, 1 की वैल्यू 3 रुपए, इतनी बात साथियों आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। तो कह रहे हैं कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत 120 थी, तो मैं कहूंगा साथियों 120 की गुणा आपको 3 से कराना होगी, क्योंकि 1 का मान 3 रुपए आ रहा है। तो इसकी गुणा जब 3 से कराएंगे तो 12 कितना हो जाएगा साथियों, 12 36 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 360 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत टॉप लेवल का है साथियों। ये एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक को, यानी कि दोनों जूतों को एक ही रेट पर खरीदता है और एक जोड़ी जूतों को जो बेचता है वो 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन दूसरे जोड़ी जूतों को बेचता है वो साथियों 5% हानि पर बेचता है। ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों विक्रय मूल्य, यानी कि जो दोनों जूतों को बेचता है उनके दोनों के विक्रय मूल्य में 140 का अंतर होता है। तो पूरे सौदे में साथियों से कितना लाभ हुआ? देखिए, एक को बेचता है क्या, एक को बेचता है साथियों 5% की हानि पर और एक को बेचता है 15% के साथियों लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, लाभ पर बेचता है। तो मैं कहूंगा अगर इन दोनों का हम देखें तो कितना इन दोनों में डिफरेंस है? इन दोनों में साथियों 20 का डिफरेंस है। कैसे 20 का डिफरेंस है? ये साथियों जब 15 यहाँ है और ये 5 माइनस का हुआ है तो 20 का डिफरेंस है ना। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर 20 का अंतर है और प्रश्न में बताया गया 140 का अंतर है, यानी कि 20% की वैल्यू 140 हो गई। जब साथियों 20% की वैल्यू 140 हो गई तो मैं ये कह सकता हूं साथियों 1% की वैल्यू क्या हो गई? 1% की वैल्यू 140/20 हो गई। इससे ये कट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू जो है ना वो साथियों 7 रुपए निकल रही है। कितने रुपए निकल रही है? 7 रुपए निकल रही है। तो यहां पर कहा जा रहा है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ है? उस पूरे सौदे में साथियों कितना लाभ हुआ है? 10% का लाभ हुआ। कैसे 10% का लाभ हुआ? 5% यहां पर माइनस और 15% ये। तो अगर 5% जो माइनस हुआ है इसमें वो यहां से इसको ऐड कर दे, ऐड ऑन कर दे, तो साथियों 10% का ही तो उसको फायदा हुआ है, यानी कि 1% की वैल्यू 7 रुपए है तो साथियों 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 रुपए हो जाएगी, यानी कि मैं कहूंगा उसको 70 रुपए का फायदा हुआ है। यदि 0.25x/5/5 है तो इसको साथियों x का मान आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। इसको हम कैसे साथियों लिख सकते हैं? 0.25 हो गया, बटे में साथियों x हम लिख सकते हैं, बराबर 5/6 है तो 5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें आपको कैलकुलेट करके x का मान बताना है। अब देखिए 0.25 यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल, तो इस 6 की गुणा इससे हो जाएगी, बराबर है ना, 6 की गुणा इससे हो गई और इस 5 की भाग साथ तो इससे हो जाएगी, 5 यहां पर आ जाएगा और x आपका यहां पर आ जाएगा, यानी कि बराबर x। तो अब x का मान निकालना बहुत आसान है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, हमने पॉइंट को हटा दिया और नीचे साथियों 2 0 बढ़ा लेंगे 1 लगा के, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें 25 से कम 25, 25 चौक कितना हो जाएगा साथियों? 100 हो जाएगा। अब ये आपका कितना आ गया? x बराबर साथियों कितना आ गया? इसको और कट करें साथियों 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 3 बटे यहां पर 10 आ गया, 5 दूना 10। अब साथियों x बराबर क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। कैसे? इस 0 को हटाएंगे, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 0.3 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 संख्याएं हैं, 4:3:7 के अनुपात में है। इनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 6 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि आखिर ये तीनों संख्या, देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहले हम जब तीनों संख्याओं को ज्ञात कर पाएंगे तभी तो इनका हम योग ज्ञात कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं साथियों, कभी भी संख्याओं का अगर सवाल में कभी भी संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो और साथियों HCF दे रखा हो तो कुछ नहीं करना है, अनुपात की HCF से गुणा कराओ पहला संख्या, अनुपात के दूसरे अनुपात से HCF से गुणा कराओ दूसरी संख्या, और ऐसी तीसरी संख्या आप बता सकते हो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 6 चौक 24, बिल्कुल, 6 तियां 18, ये दूसरी संख्या हो गई, 7 छंग 42, ये तीसरी संख्या हो गई, और इनका योग पूछा गया है तो इनका योग कर दो, बस इतनी सी तो बात है। 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, हासिल का 1 लग गया। 5 6 7 8 यानी कि 84 क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा और 84 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर।
श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपए का निवेश किया 1 वर्ष के लिए। सावधि जमा में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी? यानी कि देखिए आपको दिया क्या क्या रखा है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। आपको साथियों यहाँ पर मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है? 50,000 दे रखा है मूलधन, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या दे रखा है? दर दे रखी है आपको साथियों, यानी कि 8 रेट दे रखा है, कितना है साथियों? 8% है। आपको समय दे रखा है साथियों, कितना है साथियों? 1 वर्ष है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पूरी होने पर यानी कि सावधि जमा पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मिश्रधन आपसे पूछा जा रहा है, ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा साथियों हम क्या करेंगे, हम वही लगा देंगे फॉर्मूला, ए बराबर P1 + R/100 की पावर T, ये सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज दिक्कत है, जब भी साथियों इस सवाल में अर्धवार्षिक लिखा हो तो आप क्या करेंगे? अर्धवार्षिक लिखा है यानी कि 6-6 महीने के साल में 2 भाग होते हैं ना, अर्धवार्षिक यानी कि आधा वर्ष। तो इसमें आधे वर्ष के कितने भाग होंगे? मैं कहूंगा साथियों 2 होंगे। तो पहले तो इस T की जगह पर हम 1 लगाते, लेकिन अब साथियों हमें 2 लिखना पड़ेगा। आपको एक और काम करना होता है, जब अर्धवार्षिक लिखा होता है साथियों, इसको 2 से भाग करना होता है, यानी कि अब ये 8% नहीं रही साथियों, अब ये 4% रही है। 2 ये काम करना होते हैं। तो अब मिश्रधन हम निकाल लेते हैं। P कितना है साथियों? 50,000 है। 1 + R कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा बटे 100। T की पावर कितनी? अब 2 लिखना पड़ेगी, पहले 1 थी अब 2। इसको अगर कट करें 4 एकम 4, 25 पूरा कट जाएगा साथियों। ये आपका हो जाएगा 50,000 और गुणा 25 एकम 25, 25 एक 26, 26 बटे 25 आ गया, 26 बटे 25 आ गया और पावर 2 लगी, इसलिए 2 बार हमें लिखना पड़ेगा 26 बटे 25। तो मैं कह सकता हूं इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका साथियों मिश्रधन निकल आएगा बहुत आराम से। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 0 0 0 लग गया। 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो ये साथियों 80 हो गया। यानी कि अब अगर साथियों मैं बात करूं आपको किसकी गुणा कराना है, आपको सिर्फ साथियों 26 गुणा 80 ये गुणा कराना है, बस आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो अच्छा 26 की अगर साथियों गुणा कराएं सबसे पहले तो कितना आएगा जरा देखिए। 6 छंग आपका 36 हो गया, 6 दूना 12 और आपका ये 15 हो गया। 6 दूना आपका 12 हो गया, 2 दूना 4 और 1 आपका 5 हो गया, यानी कि 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया। तो मैं कह सकता हूं साथियों अब आपको 676 की गुणा 80 से कराना होगी। तो 676 की गुणा अगर 80 से साथियों हम कराएं, थोड़ी सी हमें जगह की जरूरत है, इसको हम साथियों जगह यहां पर ले लेते हैं। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 676 की गुणा 8 से करा लेते हैं। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो गया। 6 छंग 36, 6 सत्ते 7 अट्ठे 56 और साथियों ये 4 यहां पर लग गया। उसके अलावा 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 और 6 कितना होता है साथियों? 54 होता है, ठीक है। और 0 लगा था, वो 0 लग गया, यानी कि ये आपका क्या निकला है साथियों? मिश्रधन निकला है। तो मैं कह सकता हूं 54,080 आपका मिश्रधन हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे।